तो अब देखो अपन यहाँ थे। ये है ना, ये कानून आपको, मेरे हिसाब से ये नहीं लगना चाहिए कि अपन क्लास को थोड़ा स्लो ले रहे हैं। क्योंकि अपनी क्लास का मकसद ये भी नहीं है कि चलो अपना जल्दबाजी में कर करा के और ये चलो भारतीय राज्य व्यवस्था करा दें। अपने कोई इतना वो प्रेशर तो है नहीं कि अपने को फिक्स टाइम में है कि कोई कोचिंग की तरह अपने को महीने में ही इसको कराना है। फिर उसका कोई मतलब नहीं है पेपरों के लेवल को देखते हुए। अपना है कि जो भी करें उसमें अपना परफेक्ट रहें, उसमें पारंगत रहें। ताकि वहां से अगर आए और वहां से गलत हो तो फिर थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है कि अपना इतना समय भी चला गया और अपने को वो चीजें समझ में भी नहीं है। यानी आपके चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी, जहां तक मेरा सोचना है। तो इसलिए शुरुआत में आप जितना ज्यादा समय इस पर लगाओगे तो ये चीजें ना फिर बार बार घूमती आगे, यही शब्द बार बार आएंगे तो फिर आगे आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी पॉलिटिकल साइंस है ना, वो हार्ड नहीं लगना चाहिए। और खास तौर पर अपना फोकस तो अब इंडियन पॉलिटी है। क्योंकि हर अलग अलग जो है अपने से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई कोई सरकारी एग्जाम की कर रहा है, कोई कोई की है। तो उनके इंडियन पॉलिटी के हिसाब से ये सारे एक्ट और फिर इसके बाद में संविधान, फिर ये आपके संघीय कार्यपालिका, स्टेट की कार्यपालिका, ये सारे अपन चलेंगे। तो चलो अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अपन यहाँ बात कर रहे थे कि 1784 के एक्ट से कई शायद नए जुड़े हैं, तो मैं 1 मिनट के लिए दोहरा देता हूं कि 1784 के एक्ट से हुआ क्या था। 1784 के एक्ट से ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल साहब जो बड़े परेशान चल रहे थे परिषद के कंट्रोल को लेकर के, उनके परिषद के कंट्रोल को कम किया गया। परिषद के कंट्रोल को कम किया गया। 4 मेंबर हुआ करते थे, वहां मेंबर 3 बैठा दिए गए। और सबसे खास बात थी कि पहले परिषद जो फैसला कर लेती थी बहुमत से, गवर्नर जनरल साहब की एक नहीं चलती थी, उसको मानना ही पड़ता था। अब उन्होंने केवल इतना चेंज कर दिया कि गवर्नर जनरल साहब उसको वीटो कर सकते हैं। वीटो का मतलब जो उन परिषद का जो फैसला है उसको लागू होने से वो रोक सकते हैं। उन्होंने अगर मना कर दिया तो परिषद कोई भी फैसला ले ले वो लागू नहीं हो सकता। ये इनके पास अभी वीटो पावर इनको दे दिया था। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, परिषद की संख्या 4 से घटा के 3 हो गई है और गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया है, वीटो पावर दे दिया गया है। वीटो पावर क्या है, मान लो कोई समझ आधारित पर्सन आ जाए कि गवर्नर जनरल के पास जो वीटो पावर था उसमें ये शक्तियां थी, वही दे दे कि वीटो पावर के अंतर्गत गवर्नर जनरल साहब केवल और केवल परिषद के निर्णयों को, बहुमत से लिए गए निर्णयों को लागू होने से रोक सकते थे और खुद का अपना डिसीजन ले सकते थे। फिर वो दे देगा नहीं, वो खुद का अपना परिषद के निर्णयों को पलटते हुए अपना निर्णय नहीं ले सकते थे। ऐसे वो घुमा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो क्लियर रहना है कि वीटो का मतलब केवल बहुमत के फैसले को मना करना है, उसको लागू होने से रोकना है। अभी उसको वो पावर नहीं मिला है कि वो बहुमत के फैसले को साइड करके अपना खुद का फैसला लागू कर दे। अभी ओवर राइडिंग पावर नहीं मिला है, अभी केवल वीटो पावर मिला है। कुछ जगह ऐसा मिलेगा कि इनको ओवर राइडिंग पावर मिल गया था। कहते हैं कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ भी है कि भाई इनको ओवर राइडिंग पावर भी मिल गया था, लेकिन क्रिस्टल क्लियर कानूनी रूप से स्पष्ट तौर पर जो लिखा गया कि ओवर राइडिंग पावर मिला था, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 1786 के कानून में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया था। ऐसे कहने को ये कहते हैं कि मिल तो अभी भी गया था, अभी भी वो पलट सकता था। लेकिन अपने को तो वही बात पॉलिटिकल वाली कि क्या लिखा हुआ था, क्या तो लिखा हुआ एकदम स्पष्ट जो लिखा हुआ था वो 1786 के कानून में लिखा हुआ था। चलो यहां तक हो गया। फिर हमने ये देखा कि चलो सीओडी, कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड था जो जब से कंपनी 1600 में बनी थी तब से काम कर रहा था। 1773 में क्या हुआ, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नकेल खींचने का काम हुआ, उसको कंट्रोल किया गया। उसको ये कहा गया कि आप वाणिज्यिक मामलों की, राजनीतिक मामलों की
और जो भी आपके सैन्य मामले हैं उनकी रिपोर्ट अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसको देनी पड़ेगी? सरकार को। ये अपन पढ़ गए हैं कि इसको सरकार को देनी पड़ेगी, और जितना भी व्यापार का काम है वो ये देखेगी। लेकिन ये तो अब धीरे धीरे आपने ये देखा कि राजनीतिक कार्य इन्होंने सारे संभाल ली थी, जो एक राजा करता है वो काम अब ये कर रही थी। तो अब राजनीतिक कार्यों पर भी तो कंट्रोल चाहिए, व्यापार के काम पर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन इसके जो राजनीतिक कार्य है उनको कंट्रोल करने के लिए तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ बना ही नहीं रखा था, चीज को समझ लो। तो इसको भी तो कंट्रोल करें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने किसको बैठा दिया अब? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वहीं लंदन में एक और बोर्ड बैठ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब देखो, कंपनी के ऊपर कितने बोर्ड बैठे हुए हैं? दो। एक सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठा दिया है, और एक कौन बैठा दिया है? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो बिठा दिए। ध्यान देना, कौन कितने बैठा दिए? दो। एक सेकंड रुकना, मैं देखता हूं कौन कौन जुड़े। तो इसमें क्या हुआ? दो बोर्ड बिठा दिए, एक सीओडी था और एक बीओसी था। काम बांट दिया। ये ध्यान रखो, अब काम एकदम क्लियर कर दिया है कि सीओडी वाणिज्यिक मामले देखना, भाई तेरा काम क्या है? वाणिज्यिक। वाणिज्य का मतलब वही व्यापार, बिजनेस। बीओसी जो बैठाया है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको स्पष्ट कर दिया गया कि तेरा काम राजनीतिक मामले देखना है। राजनीतिक का मतलब जो राजनीति वाले आते हैं, सेना, पुलिस, कानून, न्याय, सब ये सब, वित्त, ये सब। वित्त में ये देखो, वित्त का मतलब ऐसे लग रहा है पैसे। देखो, टैक्स कितना वसूल करना है, कितनी मात्रा में टैक्स लेना है, ये सब राजनीति होती है। ये तो राजा तय करता है ना, टैक्स आपको कितने लोगों से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। लेकिन जो जो वित्त का जो हिसाब किताब है ना, वो सीओडी रखेगी। बीओसी क्या करेगी? टैक्स कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे कैसे लेना है, प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सारा राजनीति होता है। ये तो सरकार तय करती है। अभी आपने देखा था सरकार ने जीएसटी की रेट कम किए थे, तो ये सरकार का ही तो फैसला था, जो अभी 22 सितंबर से लागू हुआ था। और उसके बाद में ये था कि जो अपने दैनिक जीवन की जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम कम हो गए। तो ये जीएसटी की जो पहले दर थी, उन दरों को, जीएसटी में पहले 4 स्लेब थी, फिर उनको घटा दिया गया, कम कर दिया गया। और जो जीएसटी के जो रेट थे उनको कम कर दिया गया। तो ये फैसला किसका था? सरकार का। तो यहाँ पर भी सरकार तय करती थी। और सरकार का मतलब क्या था कि ये तय कौन करेगा? तो अब क्लियर कर दिया, अब ये तय कौन करेगा? बीओसी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो ये सारे राजनीतिक मामले किसको सौंप दिए? बीओसी। और वाणिज्यिक मामले किसको सौंप दिए? सीओडी। अब देखो, दो हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? 1784 में क्या स्टार्ट हो रहा है? हम इसको क्या कह रहे हैं? 1784 में क्या स्टार्ट हो गया? दोहरी शासन प्रणाली। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आपको दिख जाएगा, ड्यूएल सिस्टम। क्या दिख जाएगा? ड्यूएल सिस्टम। तो अगर आपके कोई पर्सन भी आता है तो आप इंग्लिश वाला जरूर देख लिया करो। सारी इंग्लिश आए नहीं, कई कहेंगे सर मान इंग्लिश को नहीं आता, तो इतनी इंग्लिश तो जरूरी थोड़ी है। अपन सारे हिंदी मीडियम के हैं तो सबको इंग्लिश आए, लेकिन कुछ शब्द हैं जो अपन काम में लेते हैं, तो वो दिख जाए तो अपने को डाउट नहीं रहती कि ये कौन से शासन की बात कर रहा है। तो ड्यूअल सिस्टम दिखने का मतलब समझ जाओ 1784 के कानून की बात हो रही है। दो संस्थाओं की बात हो रही है, सीओडी की, बीओसी की। बीओसी के जरिए अब क्या कर रहा है? देखो, वाणिज्यिक मामलों को तो कंट्रोल कर ही रहा था, अब ये और बिठा दिया। अब इसके माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, अब उसकी पूरी कमांड किसकी? ब्रिटिश सरकार की। किस पर हो जाती है? कंपनी के राजनीतिक मामलों। तो अब देखो, दो आयोग हो गए अपने पास। कितने आयोग हो गए हैं? दो। अपने पास कितने आयोग हो गए हैं? दो आयोग हो गए। एक तो ये हो गया, और एक हो गया ये। अब देखो, इन दोनों द्वारा कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण। अब पूर्ण नियंत्रण समझ समझ में आ गया होगा, पूर्ण ही हो गया। पहले तो केवल व्यापारिक मामले सीओडी के माध्यम से कंट्रोल हो रहा था, अब राजनीतिक मामलों पर भी एक और बिठा दिया।
तो अब तो ये मान लो कंपनी की नकेल पूरी तरह से खींच दी। अब तो सीओडी भी काम करेगा और बीओसी भी करेगा और पूरी तरह से कंट्रोल हो गई। तो ये बीओसी क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि। ये किसका प्रतिनिधि बन गया है? ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार। और सीओडी क्या हो गया? कंपनी का। क्योंकि कंपनी का क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी के जितने भी व्यापारिक फैसले हैं, ये तो शुरुआत से ही है, कंपनी के जितने भी मामले होते थे, निवेश कहाँ, पैसा वैसा कहाँ लगाना है, क्या करना, ये सारे यही करता था सीओडी, तो शुरुआत से ही था। तो सीओडी तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक और बोर्ड हो गया, वो हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो दो बोर्ड हो गए हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। फिर देखो, अगर कोई भारी भरकम एग्जाम नहीं है ना, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है, जैसे कोई यूपीएससी का सिविल सर्विसेज है, आरएएस हो सकता है, उनमें तो इतने तक वो गहराई में जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होते थे, उनमें क्या क्या, ऐसा कुछ पूछ सकता है। शायद बाकी में ना भी पूछे, पूछ भी ले, इसलिए अपने को वो डाउट्स ही दूर कर देते हैं। आपको मैंने लिख के भी बता दिया है कि आपके जो बीओसी था उसमें कितने, 6 लोग हैं, उसमें कितने लोग हैं, 6। तो आप ध्यान रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे, 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग बताए थे, 24 बताए थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने, 6, ये याद कर लेना। तो उसमें 24, इसमें 6। ये 6 लोग कौन कौन है, इसमें मैंने देखो आगे आपको लिख दिया है। एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 प्रिवी काउंसलर लिखा हुआ है, ये काउंसलर है। तो ये कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में एक आइडिया ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था ना, ये जो दो ऊपर वाले हैं ना, ये ऊपर वाले, ये दोनों के दोनों कहां से उठाए इन्होंने? ये जो ऊपर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये दो जो लोग थे जो इन बीओसी में थे, ये वहां के ब्रिटेन की जो सरकार का मंत्रिमंडल होता था ना, उनमें मंत्री थे। यानी कि दो, इस 6 जो लोगों की ये जो बोर्ड बिठाया था, इसमें सीधे सीधे 2 लोग तो कहां से हैं, ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल से। क्लियर हो गया? उन उन दो जो मंत्री हैं वो तो हैं ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल से हैं। तो कौन कौन से मंत्री? एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये समझ लो कि जैसे भारत में जिसको हम विदेश मंत्री बोलते हैं ना, उसको वहां उसके लिए जो शब्द काम में लिया जा रहा है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। यानी भारत के विदेश मंत्री से मिलता जुलता मंत्री का पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, क्लियर है? ये सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था, ये इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। ये भी ठीक है। जो एक और इसमें जो आदमी, अब देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहां क्लियर कर लो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे भारत सरकार में आज जैसे विदेश मंत्री होता है, बिल्कुल उनसे मिलता जुलता पद था। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी और एरियाज थे, यानी ब्रिटेन के जितने भी विदेशी मामले होते थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मंत्री पद वाला जो व्यक्ति होता था, वो संभालता था। तो वहां इस विदेश मंत्री की जगह शब्द काम में लिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इस मंत्री को जो ब्रिटिश सरकार में था उसको इसमें डाल दिया। ठीक है भाई। फिर मैंने लिखा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक्स, ये चांसलर और एक्सचेकर कौन होता था? जैसे अपने भारत सरकार में आपने सुना होगा वित्त मंत्री। तो जो वित्त मंत्री का, जैसे हम भारत में वित्त मंत्री नाम सुनते हैं ना, वैसे ही वहां ब्रिटेन में किसका नाम होता था उस टाइम? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। जो वित्त का सारा ब्रिटेन की सरकार में, ब्रिटेन में वित्त से जुड़ा हुआ जितना भी काम देखता था ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में, उसके पद का नाम होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये वहां का पूरा वित्त देखता था। जैसे भारत में भारत का वित्त मंत्री के पास पूरा वित्त का कंट्रोल होता है, वैसे ही वहां पर चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था जो वित्त का काम देखता था। तो ये दो जो ब्रिटिश सरकार के जो दो मंत्री होते थे, एक मंत्री होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। इन दोनों को किस में रख दिया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो 6 में से 2 तो ये हो गई। 4 सदस्य होते थे प्रीवी काउंसलर। ये प्रिवी काउंसिल जो नाम है ना, आप ये चर्चा में कब आएगा? जब 1935 वाला हम कानून पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां एक बार ये प्रिवी काउंसिल जरूर आएगा।
और इस प्रिवी काउंसिल के ऊपर एक बार इतना गहरा क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आप है ना सोचने पर ऐसे आपको लगेगा कि हाँ इतने गहराई का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या। वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, जब 1935-47 वाले एक्ट पढ़ेंगे वहां पर ही आएगा। तो चार सदस्य कौन थे, जो प्रिवी काउंसिल जो होती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में हल्का सा बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो। प्रिवी काउंसिल मतलब एक काउंसिल थी, लोगों की एक टीम थी, जो वहां का जो क्राउन होता था, जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, उसको ये लोग सलाह देने वाले होते थे, ये प्रिवी काउंसिल वाले। तो ये वहां प्रिवी काउंसिल एक संस्था थी, ऐसे मान लो सलाहकारी लोगों का एक समूह था। और ये लोग किसको सलाह देते थे, राजा को सलाह देने के लिए होते थे। तो उस राजा वाली जो सलाहकार टीम थी, उसी में से चार लोग किस में रख दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो अब देखो, इन चार लोगों के माध्यम से सीधा सीधा राजा किस पर निगाह रख रहा है, आप आइडिया लगाओ कि जो प्रिवी काउंसिल है, उस प्रिवी काउंसिल किसके लिए है, राजा को सलाह देने के लिए। उसी प्रिवी काउंसिल में से राजा ने कितने लोगों को कहाँ बिठा दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो आपको नहीं लगता कि राजा इन चार लोगों के माध्यम से सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर लेगा। उसको ये रहेगा कि भारत में क्या चल रहा है ये अगर पूछना है, तो सीधे सीधे ऊपर वाले भले तो चलो, ये ऊपर वाले तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही आदमी है, वो तो चलो ब्रिटिश सरकार के हैं, ब्रिटिश सरकार के मंत्री हैं। लेकिन ये सीधे सीधे जो चार प्रिवी काउंसिलर हैं, ये तो सीधे सीधे राजा के आदमी हैं। तो इन चार प्रिवी काउंसिलर के माध्यम से राजा सीधा कंट्रोल कर पा रहा था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सीधा देख पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीधा देख पा रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे, 24 लोग थे। इन 6 में कौन कौन थे, एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इसका अध्यक्ष भी बनता था, एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 सदस्य होते थे जो प्रिवी काउंसिल से होते थे, जिनको हम प्रिवी काउंसिलर कहते हैं। और ब्रिटिश जो क्राउन था, वहां की जो महारानी या जो भी वहां का राजा होता था, जो ताज, ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश जो ताज था, उस पर कौन बैठा, राजा भी हो सकता था, महारानी भी हो सकती है। तो जो ब्रिटिश क्राउन था वो नियुक्ति देता था। यहां तक हो गया, ये दोनों चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी चाहिए। अब आगे वाले तो सिंपल शुरू हो जाएंगे। आगे वालों में वो क्या कह रहा है कि इनको, इनके पास कितना पैसा है वो बताना पड़ेगा इनको। अगर कंपनी में ब्रिटेन का कोई आदमी कंपनी में काम करने आता था, मान लो कंपनी में वहां से ब्रिटेन से कंपनी में कोई अधिकारी नियुक्त हुआ, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटेन में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनकी नियुक्ति करता था। क्योंकि आंतरिक मामले तो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही थे, गवर्नर जनरल है, सिविल सेवक है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति वगैरह कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, व्यापार और आंतरिक मामले कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि ये उनकी गवर्निंग बॉडी थी, हम पढ़ गए हैं, ये उनकी गवर्निंग बॉडी थी, शासकीय निकाय था, कंपनी चला कौन रहा था, सीओडी। अब ये बीओसी तो राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए आया। तो जो सिविल सेवक हैं, जो सेना में अधिकारी होते थे, जो सीओडी इनको लगा करके भारत भेजता था, अब कंपनी ने कह दिया कि भाई लोगों, आप अगर भारत जा रहे हो, किसी भी पोस्ट पर अगर आप काम करने जा रहे हो, तो आपको जाते ही न केवल भारत में, बल्कि ब्रिटेन के अंदर भी, यानी कि आप ब्रिटेन से आप जा रहे हैं नौकरी करने, कहा भारत में, तो आपको भारत में भी और ब्रिटेन में भी, दोनों ही जगह जैसे ही आप अपनी पोस्ट पर जिस भी पद पर जा रहे हो, मान लो आपको आईएएस बना के भेजा जा रहा है। क्योंकि इस टाइम मैंने ध्यान रखना, इस टाइम जो सिविल सेवक यानी कि आईएएस तो अब बोलते हैं, पहले आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, आजकल बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले बोलते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। तो जो कंपनी के अंदर जो सिविल सेवक काम करते थे, जैसे आज अपने IRS IAS होते हैं, ये सिविल सेवक होते हैं, लोग मतलब जनता से जुड़े हुए काम, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी व्यवस्थाओं को चलाना इनकी जिम्मेदारी है। तो ये जो सिविल सेवक होते थे, उस टाइम भी सिविल सेवक होते थे, उस टाइम भी तो जनता से जुड़े हुए, जो भी वित्त को संभालना है, न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये सारे कंट्रोल करना इनका काम था। तो उस टाइम क्या एग्जाम होता था क्या, उत्तर है नहीं। इस टाइम तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ, बाद में एग्जाम होगा। बाद में भारत के लोग पढ़े लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं भाई, ये जो भी सिविल सेवक आप लगाते हो ना, इसके लिए परीक्षा कराओ,
हम भी बड़े टैलेंटेड है, हमें भी मौका दो, हमें भी लगना है। आप भारत पर राज करते हो, भारत के लोग आपके प्रशासन में एक भी आदमी नहीं है, सारे अधिकारी आप बाहर से लाते हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। तो परीक्षाएं बाद में होंगी। लेकिन अभी तक सिविल सेवक कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन से आते हैं, ब्रिटेन से वो लगाते थे, भारत में आते थे, काम करते थे, नौकरी करते थे। अब क्या हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो सिविल सेवक है ना, कौन हो रहा है? सिविल सेवक और सेना के अधिकारी, ये लिखा हुआ है इस कानून में। जो सिविल सेवक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो सेना के ऑफिसर हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कार्य ग्रहण के 2 माह, जैसे ही आपने अपने पद का कार्यभार संभाला, आपने जैसे ही आप अपने पद पर आपने कार्य ग्रहण किया, उसके 2 माह के भीतर भीतर आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन जायदाद धन दौलत आपके पास कितना है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है क्या कि सर ये क्यों किया होगा, मतलब क्या सोच के किया होगा ऐसा, इससे क्या मतलब कंपनी में क्या सुधार हो जाएगा इस कानून से? आप एक बार दिमाग लगाना, आप ये आइडिया लगाओ, अपन आइडिया लगाते हैं कि देखो कंपनी में दिक्कत क्या आ रही थी, वहां के लोगों को सिरदर्द क्या था, ब्रिटेन में बैठे हुए और लोगों, ब्रिटेन में बैठे हुए और लोगों को ये सिरदर्द था कि यार ब्रिटेन से जो भी आदमी भारत में काम करने गया है ना, कंपनी के अंदर जो जिसको भी अधिकारी बना के कर्मचारी बना के भेजा है, वो जब भी वहां से रिटायरमेंट लेके आया है ना, तो यहां से अगर वो मान लो 1 लाख रुपए उसकी पहले इनकम थी ना यहाँ ब्रिटेन में, और 1 लाख के बाद में जब वो वहां नौकरी करने गया और वहां से जब वो वापिस आया ना, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, पैसे वो कैसे कमाया होगा? वो अपन पढ़ चुके हैं 1773 में, 73 से पहले, कि वहां भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कुप्रबंधन ये सब चलता था। लोग उपहार गिफ्ट के नाम पर खूब पैसा यहाँ से बाहर से कमा कमा के लेके जाते थे और कंपनी को बर्बाद कर दिया। ये हम पढ़ गए हैं। तो उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमने पढ़ा था कि चलो सजा का प्रावधान कर दिया, ये सब रोक लगा दी। लेकिन अभी भी तो, अभी भी पूर्णतः कोई चीज एक बार में थोड़ी समस्या का समाधान होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी मान लो जो भारत में नौकरी करने आएगा ना, तो जैसे ही वो नौकरी करना शुरू करेगा तब वो बता देगा मेरे पास पैसा कितना है। मान लो किसी कोई व्यक्ति आया यहाँ पर काम करने आया, काम करते ही वो जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, कार्य ग्रहण किया, तो काम करते ही 2 महीने के भीतर उसको बताना है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। मान लो उसने बता दिया मेरे पास आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। अब मान लो वो यहाँ 5 साल काम करेगा और 5 साल बाद में जाएगा, तो उसके मन में भी तो ये रहेगा कि देखो मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सरकार को बताया था मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अब वो सरकार तो उससे फिर पूछेगी। अब मान लो वो बता रहे मेरे पास तो सर करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो सीधा पता चल जाएगा कि उसकी तनख्वाह इतनी थी, उस तनख्वाह के हिसाब से उसके पास इतनी प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई? इसका मतलब उसने गड़बड़ किया है, रिश्वत ली होगी, भ्रष्टाचार किया होगा। तो इस कारण से ये उन कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है इसे। जैसे आप बताते हो कि मेरे पास अब तो इतनी है, तो फिर अब आप है ना सोच समझ के ही फिर आगे काम करते हो। तो ये एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया गया था कि आपको अपनी संपत्ति का खुलासा करना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी। कितना टाइमिंग दिया हुआ है ये ध्यान रखना। अब यहाँ वो घुमा देता है, बस उसको इतना ही लगता है। वो कहेगा 1784 के कानून में अधिकारियों के लिए, कंपनी के अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया था। अ, संपत्ति का खुलासा उनके लिए 1 माह के भीतर करना अनिवार्य कर दिया था। क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है? तो अपने को पता है कि 1 माह के भीतर नहीं, उनको 2 माह का टाइम दिया था कि जैसे ही आप पद पर कार्य ग्रहण करो तो 2 माह का टाइम है, आप 2 माह में आराम से बता देना। अपर्सन में वो घुमा दिया, उसने दे दिया कि कार्यकरण के बाद दो 2 माह की बजाय 1 महीने के भीतर भीतर आपको बताना पड़ता था। और आप क्या करोगे, जो जो उसमें कहो हाँ आप पर 1.5 तो है ही, 2 महीना की 1 महीना ये तो ध्यान को नहीं हो, लेकिन टाइम जरूर हो, टिक कर दो, यस कर दो, होगो गलत। तो क्लियर कर लो, 2 महीने का टाइम होता था, 2 महीने में बताना पड़ता था। अब इसी में वो और घुमा देगा। वो कहेगा क्या उनको अपनी संपत्ति का खुलासा केवल भारत के अंदर ही करना पड़ता था कि ब्रिटेन में भी उनको बताना पड़ता था? ब्रिटेन में भी वो बताते थे कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, भारत में भी बताते थे, दोनों जगह बताना पड़ता था। अब वो इतना सा घुमाएगा।
कि इस प्रावधान के तहत केवल इन अधिकारियों के लिए इंडिया में ही, केवल इंडिया में ही अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य था। ब्रिटेन में इनको बताने की जरूरत नहीं थी। घूम गए। तो गहराई से देखना है, इनको दोनों जगह पर, इंडिया में भी बताना पड़ता था और ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन के लोगों को भी तो ध्यान रहे। वरना ब्रिटेन के लोग भी अब देखो, वो भी उनकी भी वो टेंशन हो रखी है कि यार ये बहुत पैसा कमाते। तो इसलिए वहां भी वो उनको बताना पड़ता था, ताकि चक्कर ये होता है, देखो गवर्नमेंट को सबको संभालना होता है। तो ये था कि उनको तो वहां के लोगों को भी तो संतुष्ट रखना है। वहां के लोग विरोध करते हैं कि आपने क्या कंपनी है, कंपनी के लोग तो वहां से बहुत पैसा कमा के, हमें भी परमिशन दो। फिर वो लोग मांग करेंगे, वो कहेंगे फिर तो हमें भी इंडिया में व्यापार करने जाना है। तो आप ध्यान रखो, इंडिया में अभी तक व्यापार करने की केवल और केवल परमिशन किसके पास है? कंपनी के पास, मोनोपोली, जिसको हमने कहा था ना, एकाधिकार। अभी तक भारत में ब्रिटेन की तरफ से कोई भी बंदा, कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आ सकती है, ये ध्यान रखना। तो अब बताओ, ब्रिटेन में क्या केवल एक ही कंपनी है क्या जो व्यापार कर रही होगी? ब्रिटेन में और भी तो लोग होंगे, और भी तो बिजनेसमैन होंगे, और भी व्यापारी होंगे, और भी कंपनियां होंगी। उनके मन में नहीं आएगा क्या, जब ये कंपनी यहाँ से पैसा बना बना के ले जाएगी, तो वहां के व्यापारियों के मन में भी तो आएगा कि चलो इंडिया इंडिया में व्यापार करते हैं, यहाँ तो बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वो इनका फायदा देख के बाकी के बिजनेसमैन, बाकी के व्यापारी, बाकी के लोग भी तो इंडिया में आने के लिए वहां की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे? और ये ध्यान रखना, ये अब दबाव डलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो कंपनी के लोगों के पास जो पैसा धन दौलत वो जो देखते हैं वहां के बिजनेसमैन, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप हमें परमिशन दो, हमें भी आप अधिकार दो, हम भी वहां जाना चाहते हैं। और ये देखना, ये प्रेशर डालते 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 1813 में आते आते कंप ब्रिटेन की सरकार को मजबूर होकर के इस भारत में जो इनका कंपनी को ही अकेले को जो व्यापार करने की परमिशन दे रही थी, उसको कम करना पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ेगी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आगे की बात, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये क्रम समझ लो कि अभी देखो वहां माहौल बनेगा कि साहब हमें भी परमिशन दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ दिन तो टरकाएगी कि एक बार रुको, विचार करते हैं, विचार करते हैं, विचार करते हैं। और जब इनको लगेगा कि अब तो साहब मैं अपनी सिचुएशन अपने हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, हम काबू नहीं कर पाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में सरकार क्या करेगी, कानून लाएगी, और कानून ला करके कहेगी कि कंपनी के साथ और लोग भी भारत में जाके क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वो फिर बाद में दे देगी। ये क्रम से याद करो आप, ठीक है? अब देखो, ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि कितने मेंबर हो गए, तीन। कितने मेंबर हो गए, तीन। लेकिन इसमें एक और शब्द आया हुआ है, कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ क्या आ गया भाई? ये कमांडर इन चीफ है ना, ये कमांडर इन चीफ क्या था कि जो भारत में जो सेना थी ना कंपनी की, जिसको हम क्या करें, ब्रिटिश क्राउन की सेना, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रिटिश, क्योंकि क्राउन के नाम से चल रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन की जो भारत में जो सेना थी, उस सेना का जो सेनापति था, उसका नाम, उस पद का नाम क्या था, कमांडर इन चीफ। जैसे अपने नहीं होते कि थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, नौ सेना प्रमुख, तो वैसे ही उस समय ब्रिटिश क्राउन की जो सेना का जो प्रमुख था, जो सेना का सेनापति था, उसको कहते थे कमांडर इन चीफ। सिंपल भाषा में हम शब्द काम में लेंगे, सेनापति। तो एक और इसमें देखो ये व्यवस्था हो गई कि जो कमांडर इन चीफ जो होगा ना, जो भारत में जो सेना है ना, उस सेना का जो कमांडर इन चीफ होगा, वो कौन होगा? जो कमांडर इन चीफ होगा वो कौन होगा? इन्होंने कहा कि जिस भी आदमी को आप कमांडर इन चीफ बना के भारत में भेजोगे, वो जो कमांडर इन चीफ होगा, वो ऑटोमेटिक ही इन तीन सदस्यों में भी शामिल हो जाएगा। ये बात अच्छे ऐसे समझो कि जो व्यक्ति कमांडर इन चीफ बनेगा, जो भारत में सेना का सेनापति बनेगा, वो स्वतः ही इस कार्यकारी परिषद का भी सदस्य बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो अब तीन लोग हैं, उन तीन में से एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा।
बात समझ में आ गई कि जो सेना का सेनापति होगा वो सेना को भी संभालेगा, और जब गवर्नर जनरल साहब मीटिंग लेंगे तो उन तीन लोगों में से एक ये आदमी कमांडर इन चीफ भी उस मीटिंग में भाग ले लेगा। तो इसका मतलब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि सेना का जो, जब गवर्नर जनरल मीटिंग ले तो सेना के कमांडर अगर उसमें आए तो वो बात कर सकता है ना सैन्य मामलों की भी। आपने देखा होगा कई बार ऐसी मतलब कोई तनाव भरी स्थितियां हो जाती हैं देशों के बीच में, तो सेनाओं के प्रमुख की, पीएम है और फिर विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री, ये जितने भी लोग होते हैं इनकी एक साथ एक मीटिंग होती है, उनमें ये सब बुलाए जाते हैं, उनमें आइडियाज लिए जाते हैं कि बताओ क्या करना, सलाह मशवरा होता है। तो ये यहाँ भी हो रहा है, कमांडर इन चीफ है, इन कमांडर इन चीफ को, अब देखो इसमें लिखा हुआ है काउंसिल के तीन सदस्यों में से ही एक, भारत में ब्रिटिश क्राउन, इसका मतलब जो कमांडर इन चीफ है वो कौन होगा, इन तीन में से ही एक होगा। तो जो भी व्यक्ति कमांडर इन चीफ बनेगा वो इनका सदस्य भी होगा। ये दो अलग अलग नहीं होंगे, यानी कि जो कमांडर इन चीफ है वो इन तीन में से एक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके कि कमांडर इन चीफ स्वतः ही क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ही जो व्यक्ति ये है वो ऑटोमेटिक ही इन तीन में भी शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीन है ना, उनमें दो तो अलग होंगे और एक क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ। तो तीन ये हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गए, चार। पहले कितने होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था और चार अलग होते थे। पहले कमांडर इन चीफ अलग ही होता था, उसका इस कार्यकारी परिषद से मैटर नहीं है। लेकिन अब 1784 में क्या किया जा रहा है कि जो कमांडर इन चीफ है, जो कमांडर इन चीफ है उस कमांडर इन चीफ को कार्यकारी परिषद में भी जोड़ दिया कि आप जो भी कमांडर इन चीफ हैं आप कार्यकारी परिषद के भी मेंबर रहेंगे। तो ऑटोमेटिक रहेंगे, अलग से कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, बाद में ऑर्डर देना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि स्वतः ही होंगे, ये शब्द मैं बार बार क्यों काम में ले रहा हूं, क्योंकि बाद में अगर कमांडर इन चीफ को इसका मेंबर बनाना है तो आपको अलग से ऑर्डर निकालना पड़ता था कि फलाना आदमी जो कमांडर इन चीफ है वो इसका सदस्य भी होगा, ये लिखना पड़ता था। लेकिन अब लिखना नहीं पड़ता, अब ये फिक्स हो गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो ऑटोमेटिक ही इसका सदस्य भी माना जाएगा। तो तीन सदस्यों में एक कमांडर इन चीफ भी आ गया, यहां तक ठीक है। अब एक जो शब्द है ना, ये, अब कंपनी के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखना। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, अब जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितना भी क्षेत्र था, जितने क्षेत्र पर ये रूल कर रहे थे, अब उस क्षेत्र को कानूनी रूप से अब क्या बोला जाएगा, ब्रिटिश पजेशन एरिया, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। कहने का मतलब है कि भारत में जो कंपनी के पास जितने भी, भारत के जितने एरिया पर ये कंपनी राज कर रही है वो अब केवल कंपनी का क्षेत्र नहीं है, वो अब ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गया है, क्राउन के अंडर में आ गया है। और ये एक तरह से, अब है ना, ये जो कंपनी है ये एक तरह से क्राउन की, मतलब बाद में अपन कह सकते हैं क्राउन की, बाद में क्लियरिटी के साथ तो ये बाद में इसकी एजेंट बनेगी। अभी आपके समझने के लिए इतना है कि अब ये कह दिया गया है कि जो कंपनी के पास भारत में जितना भी एरिया है वो अब उसकी स्थिति कैसी होगी, क्या उसको केवल ये बोला जाएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, नहीं। इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब इस क्षेत्र का नाम क्या है, ब्रिटिश आधिपत्य, यानी कि अब इस पर किसका आधिपत्य है, किसका कंट्रोल है, ब्रिटेन के क्राउन का। ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया है। जैसे ब्रिटेन का तो उस समय पूरी दुनिया में राज था, कोई एक तिहाई के लगभग पूरा दुनिया का हिस्सा था जिस पर ब्रिटेन राज करता था। तो उन्होंने कहा जैसे ब्रिटेन का राज औरों में है ना, वैसे ही अब ये ब्रिटेन के राज वाला क्षेत्र हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अब ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कहलाएगा। ये किसका हिस्सा कहलाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कौन से कानून में घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कौन से कानून में घोषित किया जा रहा है, 1784 के कानून में। ये जो लाइन है ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि पूरी तरह से
कंपनी के, यानी कि इस कानून से आपको नहीं लग रहा है क्या, एक तो बीओसी बना दिया, सीओडी बना दिया, ये सब कर दिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसके माध्यम से तो पूरी तरह से कंपनी के कार्यों पर इनका एकदम से कंट्रोल हो गया, एकदम अंकुश हो गया। तो सीधी सी बात है, इसके द्वारा कंपनी के कार्यों पर, प्रशासन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। ये तो चलो, ये तो सामान्य बात है। मद्रास और बंबई में गवर्नर के लिए परिषदें बनाई गई। ध्यान रखना है, या एक बात समझ लेना आप, ये परिषद है ना, ये जो परिषद शब्द आया हुआ है ना, ये ये कार्यकारी परिषद नहीं है, ये ध्यान रखना। कार्यकारी परिषद तो बंगाल का गवर्नर जनरल के पास ही है, वही है सरकार। ये परिषद कौन सी है तो फिर, ये परिषद है ना, देखो परिषद तो पहले भी थी। मद्रास और बंबई गवर्नरों, भाई गवर्नर के पास भी तो काम है। अब मद्रास के गवर्नर के पास मद्रास की व्यवस्था संभालना काम नहीं है क्या? मद्रास में, मद्रास की जो पुलिस है वो किसके पास काम करेगी? गवर्नर के पास करेगी। का, अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया, ये इसके अंडर में काम करें, बिल्कुल अंडर में काम करेंगे। लेकिन कुछ मामले तो इनको सौंपेंगे, हर काम के लिए वहां से ऑर्डर नहीं आएगा। अंडर में काम करने का मतलब क्या था? पहले अगर मान लो मद्रास के गवर्नर था, उसको कोई राजा से लड़ाई लड़नी है, तो गवर्नर के जो जचे वो कर लेता था। लेकिन अब जो राजनीतिक मामले हैं, मतलब किसी से संधि करनी, समझौता करना, लड़ाई करनी, क्या करना, ये इतने बड़े भारी भरकम फैसले अब गवर्नर नहीं करेगा। गवर्नर तो सामान्य कर सकता है। सामान्य फैसले का मतलब क्या था? कि आपको कानून व्यवस्था बनानी है कि वहां लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कानून के हिसाब से चीजें चले, वित्त की व्यवस्था बनी रहे, न्यायिक सिस्टम बना रहे, छोटी मोटी कोई सेना की टुकड़ी कहीं पर आपको लगानी है, ये फैसले गवर्नर ले सकता था। मतलब गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से। अब आप कहोगे परिषद तो पहले भी थी, फिर इसमें क्या हुआ? इसमें जो परिषद है ना, कि गवर्नर के लिए परिषद होगी, ये इस कानून में मेंशन कर दिया, लिख दिया गया कि एक परिषद होगी। और कानून में तो यहां तक लिखा था कि 3 लोग होंगे। हालांकि गवर्नर को ये पावर था कि 3 की बजाय वो अपनी स्थिति के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते। तो देखो, ये अपना 1784 का कानून यहाँ पर हो रहा है पूरा, 3 के लिए परिषदें बनाएगी। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।